नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, हमारे द्वारा विशेष क्लासेस चलाई जा रही हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स की, जो कि आपको हेल्प करेंगी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्जाम में, स्पेशली यूके पीएससी लोअर पीसीएस और उत्तराखंड अपर पीसीएस में। इन एग्जाम में बहुत बड़ा पोर्शन आता है रीजनिंग का, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम 2010 लोअर पीसीएस का पेपर सॉल्व करना शुरू किया था और 27 क्वेश्चंस हमने कर दिए थे। आज इस पेपर को पूरा खत्म करेंगे और जल्दी से खत्म करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किसी बंटन का माध्य 70, माध्य का 75 और विषमता गुणांक -0.8 है, तो विचलन गुणांक कितना होगा। एक बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न आ गया है। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूला की मदद से आप इसको करेंगे। देखिए, आपको सिंपली ध्यान रखना है कि विषमता गुणांक को मैं एस के से दिखाता हूँ दोस्तों। एस के बराबर होता है, देखिए 3 गुणा माध्य, माध्य को मैं ऐसे दिखा देता हूँ मीन, ठीक है, माइनस माध्यिका यानी कि मीडियन, ठीक है, डिवाइडेड बाय होता है सिग्मा, ठीक है। सिग्मा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। पहले आप यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालिए, ठीक है। अभी भी हमें विचलन गुणांक नहीं मिला, विचलन गुणांक का अभी आगे आएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से पहले आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। सीधे सीधे आपने इस फॉर्मूले को याद करना है, 3 मीन माइनस मीडियम बट्टे सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये विषमता गुणांक की वैल्यू आपको दे रखी है -0.8 बराबर हो जाएगा 3। देखिए मीन में से मीडियन को घटाइए, यानी कि 70 माध्य में से आपने माध्यिका को माइनस करना है, ठीक है, बट्टे हो जाएगा सिग्मा, ठीक। तो यहाँ से अब आगे क्या होगा, आगे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये देखिए क्या हो जाएगा, -0.8 बराबर हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 70 में से 75 जाएगा, बचेगा -5 बट्टे हो जाएगा सिग्मा, ठीक है। अब सिग्मा को इधर ले जाइए और इस पार्ट को इधर ले जाइए, तो 3 पंजे होता है 15, यानी कि -15 बट्टे ये हो जाएगा -0.8, ठीक है। ये पार्ट इधर जाएगा, ये पार्ट इधर आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा भाई 15, देखिए यहाँ पर पॉइंट है, ये हटेगा तो ऊपर लग जाएगा 0/8, ठीक है। 150/8 यानी कि सिग्मा बराबर आ जाएगा, सिग्मा बराबर आ जाएगा 150/8। आप इसको चाहे तो 2 से काट दीजिए, 2 चक्को 8 और ये आ गया 2 सत्ते 14, 75 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 75/4, ठीक है। सिग्मा यहाँ पर क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है विचलन गुणांक। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसको भी आप याद करेंगे विचलन गुणांक का। देखिए विचलन गुणांक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल लिख जाइए, आप कहीं भी कॉपी में नोट कर लीजिए। विचलन गुणांक बराबर होता है, देखिए ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने अभी निकाला बट्टे माध्य गुणा 100, ठीक है। तो बस अब अपने इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कितना निकाला है 75/4 और माध्य हमारा कितना है 70, ठीक है। तो देखिए 75/4, ठीक है, बट्टे माध्य कितना है दोस्तों, 70 है ना। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो माध्य है वो आपका कितना है, 70 है, गुणा 100, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो 70 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 75/4 गुणा 70, सॉरी ऊपर नहीं, मतलब कि ये नीचे चला जाएगा ना, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। होगा क्या, आप इसे डिवाइड करें तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1/70 गुणा 100, ठीक। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये कट जाएगा, ठीक, और 2 दूनी होता है 4 और 2 पंजे होता है 10, ठीक है। तो 5 पंजे हो गया 25, 2 5 सत्ते 35, 36 37 बट्टे 7 दूनी 14, ठीक है। अब दोस्तों इसको आप डिवाइड करिए, तो 375, 7 14 दूनी होता है 28, बस आपने अब कैलकुलेशन करना है, ठीक है। 14 दूनी होता है 28 और यहाँ पर से कितना बच जाएगा दोस्तों, 9, 14 छिक्के होता है 84,
ठीक। तो 26 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ पर 26 पॉइंट कुछ दिया हुआ है डायरेक्टली, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं है ना, और तो कुछ है नहीं, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसका कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। तो बस आपको पहले दोस्तों ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। विषमता गुणांक, ये होता है विषमता गुणांक, ठीक है, बराबर होता है 3 मीडियन, मतलब मीन माइनस मीडियन बट्टे सिग्मा, ठीक है। ये फॉर्मूला एक, अगर आप यहाँ पर मोड दिया होता तो ये होता फॉर्मूला, खाली मीन माइनस मोड बट्टे सिग्मा, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 ना दिया होता तो, मतलब कि अगर यहाँ पर 3 नहीं आएगा, सीधे हो जाएगा भाई मीन माइनस मोड बट्टे सिग्मा, मतलब ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। एस के बराबर मीन माइनस मोड बट्टे सिग्मा, ठीक है। एस के बराबर माध्य माइनस बहुलक, ठीक है, बट्टे सिग्मा, यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक। ऐसे भी फॉर्मूला हो सकता है, और अगर मीडियन दिया होगा तो थ्राइस आ जाएगा आगे से, ठीक है, मतलब 3 गुना हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। कभी कभार सिंपली आपसे विषमता गुणांक भी पूछा सकता है, इस बार विचलन गुणांक पूछ दिया, तो काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, 1 प्लस एक्स की पावर n के विस्तार में द्विपद गुणांकों का योग क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर n है, इसका जब आप विस्तार करते हैं ना दोस्तों, तो वो ये होता है NC0 प्लस NC1 एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर, ऐसे करके चलता चला जाता है, ठीक है। NC n तक जाता है, x की पावर n तक, ठीक है। तो अब आपको देखिए जो दोस्तों ये है ना, ये NC0 NC1 NC2, आपको क्या करना है, इनका सम निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए बताइए क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, यहाँ पर x की जगह पे क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, तो इनका सम आ जाएगा। तो यानी कि सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर x की जगह पे 1 रख देना है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 की पावर n, यानी कि जो जब हम 1 प्लस एक्स की पावर n का विस्तार करते हैं तो उसमें जो द्विपद गुणांक है उनका योग कितना होता है, 2 की पावर n। तो सिंपली आपने क्या कर देना है, x की जगह पे क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त पर 2 बिंदु P और Q हैं, उस चाप की अधिकतम लंबाई जो बिंदु P और Q को अलग करता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए आपके पास 4 इकाई त्रिज्या वाला वृत्त पर 2 बिंदु है, ठीक है। पहले आप एक वृत्त बनाइए, देखिए ये वृत्त है, ठीक है। अब इस पर क्या है, 2 बिंदु हैं P और Q, ठीक है। उस चाप की अधिकतम लंबाई जो बिंदु P और Q को अलग करता है। अब आप बताइए, देखिए P और Q को अधिकतम दूरी तक लंबा करने वाला चाप कौन सा होगा, एक P यहाँ पर होगा, एक Q यहाँ पर होगा, ठीक है। यही दोस्तों क्या है, चाप की अधिकतम लंबाई हो सकती है ना। क्योंकि अगर Q यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर होगा तो चाप तो छोटा हो जाएगा ना। तो P और Q की मतलब अधिकतम, आपको पता है ना, उस चाप की अधिकतम लंबाई जो P और Q को अलग करता है, बस। यानी कि आपको दोस्तों करना क्या है, आपको जो इसकी सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस यानी कि जो इसकी परिमाप होती है, इसकी परिमाप का आपको आधा कर देना है, ठीक है। तो अब आपको क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर आपको इसकी त्रिज्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले आप क्या निकालिए, परिमाप। एक त्रिभुज की परिमाप कितनी होती है, ये होती है 2πr, ठीक है ना। 2πr इसकी परिमाप होती है, तो यानी कितना हो जाएगा, 2 गुणा पाई गुणा 4, यानी कि कितना हो गया, 8 पाई। ये तो होगी इसकी परिमाप। अब ये कितनी होगी दोस्तों, परिमाप का आधा, तो परिमाप का आधा कितना हो जाएगा, 8 पाई बट्टे 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 पाई, ठीक है। तो ये है वो परिमाप जिसमें, यानी कि वो चाप जिसमें P और Q के बीच की दूरी क्या होगी, अधिकतम होगी, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, उस चाप की अधिकतम लंबाई जो बिंदु P और Q को अलग करता है, तो बिंदु और P और Q को अलग करने वाला क्या है दोस्तों, ये अर्ध परिमाप है। पूरी परिमाप तो ये हुई ना, तो अर्ध परिमाप P और Q को अलग करेगा, तो 4 पाई इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुछ संख्याओं का समांतर माध्य -4 है तथा हरात्मक माध्य -9 है, गुणोत्तर माध्य कितना होगा। कुछ नहीं करना है, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य के मध्य में संबंध पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ। देखिए गुणोत्तर माध्य बराबर होता है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल ऑफ समांतर माध्य गुणा हरात्मक माध्य, बस, और कुछ ही नहीं करना है, ठीक है।
इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे GM यानी कि ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन गुणा हार्मोनिक मीन। बस ये फॉर्मूला याद करके चले जाओ, चाहो तो कॉपी में लिख लो कहीं पर, ठीक है। तो भाई माइनस, यहाँ पर आप किसकी जगह पे क्या रखेंगे, -4, और हरात्मक माध्य कितना रखेंगे, -9 दिया हुआ है ना ऊपर, ये देखिए -4 और -9 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब करिए इनको सॉल्व। 9 चक्को कितना होता है 36, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। और 36 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 6, ठीक है। लेकिन दोनों क्योंकि अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों नेगेटिव हैं तो गुणोत्तर माध्य भी कितना आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक हो गया। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। 9 चौको 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, ठीक है। और यहाँ पर -6 लेंगे। कभी हो सकता है कि आपको ऑप्शन में +6 दिया हो, क्योंकि यहाँ पर तो इजी था, क्योंकि यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सभी माइनस में थे। लेकिन आपसे हो सकता है अगली बार आयोग बोल ले 6 भी दे दे और -6 भी दे दे, तो भी आप क्या लेंगे -6, क्योंकि दोनों क्या है नेगेटिव है। अगला प्रश्न देखिए, 20 वर्ष पूर्व हरि और मनु की आयु के मध्य 1/4 का अनुपात था और वर्तमान में यह अनुपात 1:2 है। वर्तमान में हरि की आयु क्या है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, ये प्रश्न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस तरीके का। अब आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए वर्तमान में अनुपात कितना है 1:2, ठीक है। किस किस का, देखिए हरि और मनु का, ठीक है। मान लेते हैं हरि की एज कितनी होगी x और उसकी कितनी हो जाएगी 2x, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ना, 1:2 है ना, तो एक की एज होगी x तो दूसरे की कितनी होगी 2x होगी, ठीक हो गया। अब क्या कह रहा है 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व का मतलब कितना हो गया x - 20, दोनों में से क्या कर देंगे आप 20 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इनके बीच के जो अनुपात था वो कितना था 1/4, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ से इन दोनों की आयु के बीच में, यानी कि x - 20 बट्टे 2x - 20, यानी कि 20 साल पहले ये जो अनुपात था वो कितना था 1/4, ठीक है। आप ऊपर क्वेश्चन को देखिए, 20 वर्ष पूर्व हरि और मनु की आयु के मध्य 1/4 का अनुपात था। बस अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × x - 20 बराबर हो जाएगा 2x - 20, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 4 दूनी होता है 8, 80 बराबर हो जाएगा 2x - 20। अब आप करिए पक्षांतर, पक्षांतर में क्या हो जाएगा भाई, ये वाला पार्ट चला जाएगा इधर, इधर आज के हो जाएगा माइनस, और ये वाला पार्ट इधर माइनस जाके क्या बन जाएगा प्लस, तो 80 - 20। तो 2x, 4x में से 2x गया 2x, 80 में से 20 गया 60, ठीक है। और अब ये पार्ट चला जाएगा इधर डिवाइड में, तो 60/2 यानी कि कितना हो गया 30, ठीक है 30। तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि वर्तमान में हरि की आयु कितनी है, तो वर्तमान में हरि की आयु हमने x मानी है, तो वो आपकी कितनी है 30 वर्ष, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न श्रृंखला का अगला अंक क्या होगा। आपको इस श्रृंखला को ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए जब भी मैंने आपको बताया है कि श्रृंखला में कुछ ना बन रहा हो तो ऑल्टरनेट पे देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है 9, फिर क्या है 8, फिर 8 के बाद क्या है 7, 7 के बाद क्या है 6। अब 6 के बाद इधर की तरफ को क्या होगा 5 होगा, लेकिन हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है 8, फिर 8, तो यहाँ पर भी क्या होगा 8 ही रहा होगा, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। इसमें तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में से प्रत्येक को 20% घटा दिया जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अच्छा प्रश्न है, किस तरह से हम इसको जल्दी से कर सकते हैं। देखिए अब पहले मैं आपके सामने एक आयत बनाता हूँ। देखिए आयत है, ये एक आयत है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में से प्रत्येक को 20% घटा दिया जाए। मान लेते हैं इसकी लंबाई है x और इसकी चौड़ाई है y, ठीक है। इसमें से आपने 20% कर दिया माइनस, ठीक है। अब अगर आप इसका 20% माइनस कर देंगे तो सिंपल सी बात है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब कितना रह जाएगा, x का कितना रह जाएगा 80% रह जाएगा। 20% अगर आपने कम कर दिया तो 80% रह गया ना उसका। इसी तरह से y का भी कितना रह गया 80%, ठीक हो गया, ठीक है। अब पहले जो इसका क्षेत्रफल रहा होगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल रहा होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। इसको पहला मान लेते हैं, ठीक है। अब जो क्षेत्रफल रहेगा नया वाला वो क्या रहेगा, ये रहेगा
ये रह गई ना, अब ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो ये कितना हो जाएगा भाई x गुणा 80% और y गुणा 80%। ठीक है, ये हो गया दोस्तों क्षेत्रफल नया वाला। ठीक है, अब आपने दोस्तों निकालना क्या है, देखिए उसके आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कितनी हो गई। तो प्रतिशत कमी को निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है कि भाई आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि कितनी आपकी कमी आई। तो ये हो जाएगा भाई Δ1 माइनस Δ2 बट्टे किससे कमी हुई है, इससे कमी हुई है, तो बट्टे Δ1 गुणा 100। ठीक है ना, किसी वस्तु का मूल्य अगर 8 रुपये था उससे 6 रुपये हो गया, तो प्रतिशत कमी कितनी हुई, 8 माइनस 6 बट्टे 8 गुणा 100। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य 6 रुपये से 8 रुपये हो गया, तो प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई, 8 माइनस 6 बट्टे 6 गुणा 100। ये ऐसे निकालते हैं। तो आपका जो क्षेत्रफल था वो इतना था, इतने से इतना कम हो गया, तो प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी कि आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे बट्टे Δ1 गुणा 100। ठीक है, अब आप इसको करिए, देखिए क्या हो जाएगा, मैं आपके सामने इसको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, देखिए Δ1 कितना है बताइए, XY माइनस Δ2। Δ2 कितना है, देखिए ये इतना है, ये हो जाएगा भाई XY गुणा 80% गुणा 80% बट्टे ये कितना है, XY गुणा 100। ठीक हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से XY तो आ जाएगा कॉमन, XY आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस 80% यानी कि 80/100 गुणा 80/100। ठीक है भाई, और डिवाइड में कितना है, XY गुणा 100। ठीक हो गया, यहाँ से आपने XY कॉमन ले लिया, XY से XY कट गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये कट जाएगा, दूसरे पेन से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा भाई 1 माइनस 8 अट्ठे होता है 64 बट्टे 10 दशांकी होता है 100 गुणा बाहर से कितना है 100। ठीक है, अब आप इसमें एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो बट्टे 100 आ जाएगा, और 100 माइनस 64 गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, 100 में से 64 जाएगा, बताइए कितना बचेगा, 36%। ठीक हो गया, तो यानी कि 36% एरिया भाई हो गया कम। तो आयत का क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा, 36% कम हो जाएगा। इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेना। अगला प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18, 17, 21 से विभाजित हो जाए, 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित हो जाए उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इनका लॉसअप हो यानी कि एलसीएम। ठीक है, कुछ नहीं करना, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो कि इसका एलसीएम होगा, और उसमें क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे, और क्या करना है। ठीक है, तो पहले आप वो छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो कि इनसे विभाजित होगी, और प्लस उसमें क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए पहले आप क्या करिए, पहले इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालना आता है, देखिए कैसे करते हैं, 12, 16, 18 और 21। पहले आप इसका एलसीएम निकालिए, पहले किससे डिवाइड होगा, देखिए दोस्तों 2 से, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, फिर 21। फिर ये दोस्तों किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 तियाँ 6, 2 चक्को 8, 9 और 21। ठीक है, अभी भी सबसे पहले 2 से ही डिवाइड होगा, मतलब आप इसको, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक से इसको देखते हुए चले जाइए। ठीक है, अभी भी क्योंकि यहाँ पर 4 है तो फिर 2 से डिवाइड होगा, 3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और 2 दूनी हो जाएगा 4, 9 और 21। फिर अभी आपका दोस्तों क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3, 2 एकम 2, 9 और 21। अब इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, अगला नंबर 3 का, 3 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद किससे होगा, 7 से होगा। ठीक, तो अब आप यहाँ पर से देख सकते हैं क्या आ गया भाई, एलसीएम इसका कितना आएगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये तो हो गया 16, 16 गुणा 3 तियाँ होता है 9 गुणा 7। ठीक है, तो 9 सत्ते, एक सेकेंड, ठीक है, 9 सत्ते हो गया 63 गुणा 16। ठीक है, आगे बढ़ देते हैं, 6 3 18, 6 6 36, 4 40, 63, 8 3 4 4 10।
एक सेकेंड, हमने शायद कुछ गलती कर दी यहाँ पर ना, रुकिए थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन में पता नहीं कहाँ ध्यान है मेरा, रुकिए एक सेकेंड। 63 इंटू ये है ना, तो भाई 6 तियाँ हो गया 18, एक 6 छिका 36 और एक 37, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 8 7 और 3 होता है 10, 6 7 8 9 और एक 10। तो भाई 1008 तो आ गया वो नंबर जो कि इनसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1008 आ गया वो नंबर, 1008 आ गया वो नंबर जो कि इनसे विभाजित होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर, यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा 7 ऐड करना पड़ेगा ना, तो तब जाके क्या आ जाएगा 1015, ठीक है। तो अब ये आ गई वो छोटी सी छोटी संख्या जिसमें से आप 7 घटाएंगे तो फिर आएगा 1008 जो कि इनसे विभाजित हो जाएगा, ठीक हो गया। समझ में आ गया होगा कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 से 7 घटाने पर ये इससे विभाजित हो जाएगा। तो सिंपल है कि आपने 1008 में 7 ऐड कर देना है। पहले आप इसका एलसीएम लीजिए, उसमें क्या कर दीजिए 7 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास ये छोटी से छोटी संख्या 1015 आ गई जिसमें से आप 7 घटाएंगे जो कि आएगा 1008 जो कि इनसे विभाजित हो जाएगा। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुक्रम श्रेणी 462, 420, 380, x 306 में x की क्या वैल्यू है। सिंपल सा प्रश्न है, आपने कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि इसमें घटते हुए चले जा रहा है। देखिए 462 में से आप 420 को माइनस करिए तो कितना आएगा 42, ठीक है। 420 में से 380 में कितना आ रहा है 40, ठीक हो गया। अब इसके बाद 380 में से पक्का कितना गया होगा 38 माइनस होगा, तो 380 में से आप कितना माइनस कर दीजिए 38 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 3 गया 4, यानी कि 342। तो 342 और फिर 342 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, अगला भी चेक करना पड़ेगा ना 36। अगले से कितना होना चाहिए भाई, यहाँ से 38 हो गया तो अगले में कितना होना चाहिए 36 माइनस होना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा ना। 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पर से क्या हो जाएगा भाई 306, तो इसका मतलब सही है, यानी कि 38 माइनस करना पड़ेगा तो 342 आ जाएगा, ठीक है। तो 139 का आपका कितना हो गया, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह शब्द जो शब्द ट्रांसपोर्ट के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ट्रांसपोर्ट के शब्द का प्रयोग करके जो नहीं बनाया जा सकता, भाई जो इस अक्षर इसमें नहीं होगा वो उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए आप सबसे पहले देखिए एसपीओआरटी तो यहाँ दिख रहा है, STRAP देखिए एस भी है, यहाँ टी भी है, आर भी है, ए भी है, पी भी है, तो ये बन जाएगा। अब देखिए सिंपली ट्रस्ट, TRUST, टी भी है आर भी है लेकिन यू नहीं है, यू यहाँ पर कहीं पर है नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं बनाया जा सकता, सिंपल। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प आंकड़ों की प्रस्तुति से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें हम आंकड़ों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सांख्यिकी सारणी होती है यानी कि स्टैटिस्टिकल टेबल होती है, इसमें हम डेटा को शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आरेख होता है, आरेख में यानी कि जो डायग्राम होता है, डायग्राम हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम आंकड़ों को शो कर सकें। ऐसे ही आलेख यानी कि ग्राफ से भी क्या किया जाता है, आंकड़ों को शो किया जाता है। लेकिन जो आंकड़ों का संपादन है यानी कि उनका एनालिसिस है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, वो आंकड़ों की प्रस्तुति से संबंधित नहीं है, ठीक है। जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो आंकड़ों की प्रस्तुति से संबंधित नहीं है। तो जो नीचे के 3 है वो प्रस्तुति से संबंधित है, बाकी पहला वाला नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है एवं उनके वर्गों का योग 289 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न आता है। देखिए दो संख्याएं, या मान लेते हैं दो संख्या कौन है, x और y, ठीक है। इनका गुणनफल कितना दे रखा है आपको, xy बराबर दे रखा है 120, ठीक हो गया। पहले तो आप ये याद कर लीजिए, ठीक है। अब कह रखा है कि उनका योग निकालना है, लेकिन उनके वर्गों का योग दे रखा है, यानी कि एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर ये आपको दे रखा है, यानी कि 289 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा, ठीक, आपको क्या करना है, उन दोनों का योग निकालना है। तो उनका योग कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये होता है फॉर्मूला, एक्स धन वाई का स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बस इस फॉर्मूले का आपने उपयोग कर देना है, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूले का आप उपयोग कर दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है 289, ठीक है, प्लस 2 गुणा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 120, ठीक हो गया। अब आप इसको सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 289 प्लस 12 दूनी होता है 24, 240, ठीक है।
तो 240 और इसमें आप ऐड कर दीजिए, 8 और 4 होता है 12, 1 2 और 2 4 कितना हो गया 5, यानी कि आपका कितना आ गया 529। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आ गया 529। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा, एक सेकेंड, हमने सही तो लिखा है ना, ठीक है 289। ठीक है, तो यानी कि x धन y का स्क्वायर बराबर आ गया 529, है ना। तो भाई x धन y बराबर कितना हो जाएगा, x धन y बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, 529 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, 529 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों, वो होता है 23। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 गुणा 23। ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 9 6 और 6 12, 1 कितना हो गया 529। तो 529 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 23। तो ये आपका क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया सम। ठीक, तो सम कितना हो जाएगा 23, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिए, 5 लड़कियां एक बेंच पर फोटोग्राफी के लिए बैठी हैं। सीमा रानी के बाईं तरफ एवं बिंदु के दाईं तरफ है, मैरी रानी के बाईं तरफ है, रीता रानी और मैरी के बीच में है, तो रीता के एकदम दाईं तरफ कौन बैठा है। चलिए पहले इसको बना के देखते हैं। देखिए आपके पास एक ऐसी गोल टेबल मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 लड़कियां हैं, एक बेंच में फोटोग्राफी के लिए बैठी हैं, सीमा रानी के बाईं तरफ है। ठीक है, यानी कि सीमा इधर मान लीजिए, ये सीमा है। ठीक है, वो रानी के बाईं तरफ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रानी रही होगी। ठीक है, रानी के बाईं तरफ है। ठीक है, एवं बिंदु के दाईं तरफ है। सीमा रानी के बाईं तरफ एवं बिंदु के दाईं तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर रही होगी बिंदु। ठीक हो गया। ठीक, अब मैरी रानी के बाईं तरफ है, जो मैरी है वो भी रानी के बाईं तरफ है। ठीक है, तो मैरी हो सकता है यहाँ रही हो या यहाँ रही हो, क्योंकि ये दोनों बाईं तरफ कह रहा है ना, तो हो सकता है कि मैरी यहाँ कहीं पर रही होगी। चलो मान लेते हैं मैरी यहाँ पर कहीं पर है, कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह में से एक हो सकती है। ठीक है, या यहाँ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इधर की तरफ कोई रहेगी। ठीक है, अब जो रीता है वो रानी और मैरी के बीच में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रीता, यहाँ पर आ गई, ये रानी है, ये मैरी है, इसके बीच में दोस्तों क्या है, रीता। ये रीता आ गई इसके बीच में। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि रीता के एकदम दाईं तरफ कौन है, तो भाई रीता के एकदम दाईं तरफ कौन है, वो ये है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का देखा जाए तो सार सीधे सीधे इस लाइन पर था कि रीता रानी और मैरी के बीच में है। बाकी हमें कुछ नहीं करना था, रीता के एकदम दाईं तरफ कौन बैठा है, तो रीता के एकदम दाईं तरफ, क्योंकि हमें ये चीज पता लग गई ना, जो मैरी है वो रानी के बाईं तरफ है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन, इसी से क्वेश्चन बन जाता है कि मैरी रानी के बाईं तरफ है और जो रीता है वो इन दोनों के बीच में है। तो भाई जो रीता के एकदम राइट में कौन है, वो है रानी। ठीक, तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि बहुलक का मान 25.5 तथा माध्यिका का मान 16.5 हो तो समांतर माध्य का मान कितना होगा। अभी दोस्तों मैंने आपको विषमता गुणांक में बताया था कि आप जैसे कि इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। देखिए अभी जैसे हमने विषमता गुणांक वाला फॉर्मूला बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मीन माइनस मीडियन लिखा हो तो वहां पर क्या करना पड़ता है, थ्राइस। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, मीन माइनस मोड के। आप इस फॉर्मूले की मदद से इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर देना है, वैल्यू को रख देना। अदरवाइज जो फॉर्मूला होता है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ, मोड बराबर होता है थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ठीक है, मतलब कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। ठीक है, बस आप यहाँ से निकाल दीजिए। आप समांतर माध्य की आपको वैल्यू निकालनी है, आप सीधे सीधे यहाँ पर रखिए, बहुलक का मान कितना है 25.5 है। ठीक, बराबर 3 गुणा मीडियन यानी कि माध्यिका की वैल्यू है 16.5 माइनस 2 गुणा
माध्य, समांतर माध्य आपको निकालना है। ठीक है, अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यह आ जाएगा भाई 25.5 बराबर, चलिए इसको सॉल्व करिए। 5 तियाँ होता है 15, एक जाएगा 6 तियाँ होता है 18 और एक जाएगा 19, एक 3 कम 3 और एक 4, तो यह आ जाएगा 49.5 माइनस 2 मीडियन, मतलब सॉरी मीन। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को इधर ले आइए, तो ये तो हो जाएगा प्लस, बराबर हो जाएगा 49.5 और ये वाला पार्ट चला जाएगा इधर, ये बन जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 25.5। ठीक है, माइनस कर देते हैं डायरेक्टली। तो 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो भाई 2 गुणा समांतर माध्य बराबर आया 24, ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो भाई जो मीन है वो किसके बराबर रहा होगा, 12 के बराबर रहा होगा। ठीक है, तो जो समांतर माध्य है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी दोस्तों, वो रहेगी 12। ठीक है, आप इस फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी वही है। ठीक है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है, जो कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सबसे अधिक शान है, मतलब कि कौन सबसे अधिक विस्कस है, मतलब गाढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कौन होगा भाई, अल्कोहल, पानी, गैसोलीन या फिर शहद। तो सबसे ज्यादा विस्कस कौन है दोस्तों, वो है शहद। इसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होगी, शानता सबसे ज्यादा होगी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को क्या बोलते हैं, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार, बाइनरी स्टार्स या फिर एस्ट्रॉइड्स। तो दोस्तों जो सबसे अधिक घनत्व वाले नक्षत्र होते हैं उनको न्यूट्रॉन स्टार्स बोला जाता है। ठीक है, ये सभी प्रश्न एप्टीट्यूड में आए हैं लोअर पीसेस 2010 के, मैं आपको वही पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रीजनिंग का है। निम्न में से कौन 15 से 30 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योगफल है। अभाज्य संख्याएं समझते हैं ना, अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो कि स्वयं से डिवाइड होती हैं या फिर 1 से। ठीक है, यानी कि स्वयं के अलावा 1 से ही डिवाइड होने वाली संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 2 होती है, 3, 5, 7, है ना। अब आपको क्या करना है, 15 से 30 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं का योगफल निकालना आपने। तो 15 के बाद जो अभाज्य संख्या वो आती है वो कौन सी आती है दोस्तों, 17, क्योंकि 17 स्वयं से डिवाइड होती है फिर 1 से। इसके बाद क्या आती है 19। ठीक है, 19 के बाद 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 होती है, फिर 24 नहीं, 25, 26, 27, 28 और फिर सीधे क्या आती है 29। ठीक है, तो ये आपकी 4 आती हैं, इसके अलावा तो कोई और नहीं होती ना, और 15 से 30 के बीच की निकालनी है। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, 9 9 हो गया 18, 18 और 3 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 28, 2 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि 88 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या को आपने ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, -1, 0, 1, 8, 27, आपको सबके घन आने चाहिए। देखिए -1 का क्यूब कितना होता है, -1 ही होता है। -1 को 3 बार गुणा करिए तो -1 ही आएगा। फिर 0 का क्यूब क्या होगा, 0 होगा। 1 का क्यूब क्या होता है, 1। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। फिर इसके बाद 3 का क्यूब होता है 27, फिर 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा मैं इसको मिटा के नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए A3P का अर्थ है AP की माँ है, A4P का अर्थ है AP का भाई है, A9P का अर्थ है AP का पति है, A5P का अर्थ है AP की पुत्री। अब आप बताइए K और M की सास, यानी कि आपको बताना है कि किसका अर्थ यह है कि K M की सास है। तो ये प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए आप स्टार्ट करिए ऑप्शन से। सबसे पहले देखिए M और K, यहाँ पर दिख रहा है M, यहाँ पर दिख रहा है K। ठीक है, तो देखिए M9, पहले तो आप देखिए M9, 9 का मतलब क्या होता है, A9P का मतलब होता है AP का पति है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है KM की सास। तो भाई M9 का पति है और N3K का मतलब देखिए M, यहाँ से देखिए M9 N का पति है। ठीक है, और N3K का मतलब क्या है, A3K का मतलब है AP की माँ है, यानी कि N K की माँ है। तो भाई KM की सास कैसे हो सकती है, तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन तो हो गया गलत। अब दूसरा वाले ऑप्शन की ओर को जाइए, दूसरा वाला ऑप्शन भी यही है, M+
एन, यही है एम एन का पति है, ठीक है, यानी कि M9N, यानी कि A9P क्या कहता है, AP का पति है। अब इसके बाद देखिए N5K, 5 का अर्थ क्या है, AP की पुत्री है, यानी कि N K की पुत्री है, तो बस हो गया, यानी कि M की सास कौन है, K है, तो यानी K M की सास है। ठीक, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन की मदद से इसको करिए तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, M9N5K। देखिए आप के को से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते थे, आप दो ऑप्शन को छोड़िए, आप पहले दो ऑप्शन से देखिए तो वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। यदि निम्न आंकड़ों की माध्यिका 26 है तो x का मान कितना है। ठीक है दोस्तों, मैं माध्यिका के बारे में आपको बता चुका हूँ। माध्यिका कैसे निकालते हैं कि आप पहले जो आपके पास डेटा होता है आप उसको अरेंज करते हैं छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में, तो जो उसका मिडिल का टर्म होता है वही क्या होता है, माध्यिका होती है। माध्यिका क्या करती है, डेटा को दो बराबर भागों में तोड़ती है। ठीक है, अब जब देखिए यहाँ पर कभी हो सकता है, देखिए जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तब तो ठीक है, तब तो क्या होगा कि 9 धन 1 मान लेते हैं कि 9 टर्म है तो भाई पांचवा टर्म क्या हो जाता है, माध्यिका हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब इवन नंबर ऑफ टर्म है यानी कि 10 टर्म है तो माध्यिका को निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, कि इसमें क्या होगा कि जो बीच के दो टर्म होंगे उनका आपको क्या निकालना पड़ेगा, समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ पर 10 टर्म है, 10 यहाँ पर टोटल संख्याएं हैं। ठीक है, तो अगर जब 10 संख्याएं हैं तो उनके दो क्या निकलेंगे, 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म, ये दो इसके क्या निकलेंगे दोस्तों, एवरेज निकलेंगे, यानी कि दो मिडिल टर्म निकलेंगे, यानी कि x+2 और x+4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपको इसकी माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली कि फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म इनका क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज, यानी कि इनका समांतर माध्य, तो फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म बट्टे 2। ठीक है, ये दोस्तों होता है सूत्र। अगर इसमें केवल 9 टर्म होते, केवल 9 टर्म होते तो मिडिल का टर्म आसानी से निकल जाता। अब आप देखिए ना, इसमें 10 हैं तो 10 का मिडिल का टर्म कैसे निकलेगा, यहां से देखिए 1 2 3 4 और यहां से भी देखिए 1 2 3 4, तो ये दो टर्म आ गए ना मिडिल के। अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर हो जाएगा यानी कि मीडियन बराबर हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एवरेज, यानी कि फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कितना है, फिफ्थ टर्म है x+2 और सिक्स्थ टर्म आपका कितना है, वो है x+4। ये x+2 और x+4/2, ये आपका दोस्तों क्या निकलेगा, मीडियन। और ये बराबर आपको दे रखा है 26। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई इनका निम्न आंकड़ों की जो माध्यिका है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका कितनी है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका आपको दी हुई है, वो आपको 6 दी हुई है ना। निम्न आंकड़ों की माध्यिका कितनी है, 6 है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x धन x यानी कि हो जाएगा 2x और 4 और 2 कितना हो जाता है, 6/2 बराबर 26। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो 2x + 6 ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, 26 दूनी हो जाता है 52। ठीक है, तो 2x बराबर हो जाएगा 52 - 6 यानी कि 46। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 46/2 यानी कि 23। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 23 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि 23 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न जो कि लोअर पीसीएस परीक्षा में आए थे। अभी और भी हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे, रीजनिंग के और भी क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आगामी पीसीएस एग्जाम में भी बहुत से एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे। वहाँ पर तो आपका पूरा एक अलग से पेपर आता है, CSAT करके, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उस पेपर को आप सॉल्व कैसे करेंगे अगर आपको रीजनिंग और मैथ्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। लोअर पीसीएस तो अब कल ही होगा एग्ज़ाम, और उस एग्ज़ाम के लिए आपको शुभकामनाएं। अभी हमारी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम आपको 200 प्रश्न हिस्ट्री के करवाएंगे। ठीक है, और कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। कोशिश करते हैं आज 1 या 2 वीडियो और बनाएं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। तो
हमारे काम को अप्रिशिएट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।